नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। अगले 45 मिनट में हम आपको देश दुनिया की कई बड़ी खबरें विस्तार से दिखाएंगे। भारत और कनाडा के बीच रिश्ते इस समय ठीक नहीं चल रहे। भारत ने सोमवार को कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस भी बुला लिया है। दूसरी तरफ इधर देश में आज महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव का ऐलान भी कर दिया गया है। कई बड़ी खबरें होंगी, लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी की खबर से, क्योंकि देश को जल्द ही 6G का तोहफा मिल सकता है। कहते हैं जब आपके पास विजन हो तो मुश्किल से मुश्किल मिशन को भी पाया जा सकता है। पीएम मोदी के पास इस समय देश को विकसित बनाने का विजन है। लिहाजा भारत विकसित बनने के मिशन में छोटे छोटे माइलस्टोन को हर दिन अचीव करता जा रहा है। विकसित बनने के लिए ये जरूरी है कि भारत हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की करे और ऐसे में देश के लिए एक सबसे जरूरी सेक्टर दूरसंचार उभर के सामने आता है, जो काफी लंबे समय से भारत के लिए चुनौती बना हुआ था। लेकिन अब भारत इस सेक्टर को लीड करने की स्थिति में आ गया है। इसीलिए आज दुनिया भारत की तरफ रुख कर रही है। भारत की मोबाइल और टेलीकॉम यात्रा पूरे विश्व के लिए स्टडी का विषय है। दुनिया में मोबाइल और टेलीकॉम को एक सुविधा के रूप में देखा गया, लेकिन भारत का मॉडल कुछ अलग रहा है। भारत में हमने टेलीकॉम को सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं, बल्कि इक्विटी और अपॉर्चुनिटी का माध्यम बनाया। ये माध्यम आज गांव और शहर, अमीर और गरीब के बीच की दूरी को मिटाने में मदद कर रहा है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने इतनी तेजी के साथ 5G नेटवर्क का विस्तार किया है कि गांव-गांव तक इसकी कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। अगस्त साल 2022 में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के बाद भारत में इंटरनेट की रफ्तार बढ़ने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में कई काम आसान हुए हैं। इसी को लेकर अभी हाल ही में ऑनलाइन सर्वेक्षण फर्म लोकल सर्कल्स ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें लोगों ने इस बात पर मुहर भी लगाई है। रिपोर्ट में क्या कहा है आपको जल्दी से बताते हैं। स्मार्टफोन के 53% उपयोगकर्ताओं ने अपनी राय दी। 361 जिलों से कुल 47,000 से ज्यादा लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। ये सर्वे 5 अगस्त साल 2024 से 10 अक्टूबर 2024 के बीच किया गया। ज्यादातर लोगों ने माना है कि 5G नेटवर्क से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। 3G और 4G से 5G पर जाने के बाद कॉल ड्रॉप में सुधार हुआ है। पिछले कुछ सालों में भारत के अंदर डिजिटल क्षेत्र में जो क्रांति आई है, उसका लोहा पूरी दुनिया ने माना है और इस क्रांति को विकास से जोड़ने के लिए मोदी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए पीएम मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का उद्घाटन किया, जिसमें दुनिया भर के कई बड़े देश हिस्सा ले रहे हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इस बार 6वां आयोजन हो रहा है। इसका आयोजन 18 अक्टूबर तक होगा। इस इवेंट में दुनिया भर के 120 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 400 से ज्यादा एग्जीबिटर और करीब 900 स्टार्टअप भी मौजूद हैं। इसमें 190 से ज्यादा देशों के 3000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के अलावा पीएम मोदी ने मंगलवार को YTSA 2024 यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का भी उद्घाटन किया। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली को पहली बार इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा भारत में आयोजित किया जा रहा है, जो दुनिया भर के डिजिटल क्षेत्र में भारत के बढ़ते हुए सरुख को भी बखूबी बयां कर रहा है। साथियों, WTSA पूरी दुनिया को कंसेंसस के जरिए एम्पावर करने की बात करता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस पूरी दुनिया को
कनेक्टिविटी के जरिए सशक्त करने की बात करती है। यानी इस इवेंट में कंसेंसस और कनेक्टिविटी भी एक साथ जुड़ी है। आप जानते हैं कि आज की कॉन्फ्लिक्ट से भरी दुनिया के लिए इन दोनों का होना कितना जरूरी है। हजारों वर्षों से वसुधैव कुटुंबकम के हमें अमर संदेश को जीता रहा है। हमें G20 का नेतृत्व करने का अवसर मिला, तब भी हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का ही संदेश दिया। भारत दुनिया को कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालकर कनेक्ट करने में ही जुटा है। हर साल की तरह इस बार भी कई टेक कंपनियां अपनी नई टेक्नोलॉजी को इस इवेंट में शोकेस करेंगी। इवेंट की थीम का नाम ही है द फ्यूचर इज नाउ, जो काफी कुछ क्लियर कर देती है। जैसे कि इवेंट के दौरान भविष्य में नजर आने वाली इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के बारे में काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। जाहिर है कि भारत इसके जरिए दुनिया को टेक्नोलॉजी के नए नए रूप देने की कोशिश में लगा है, जो ऐसे इवेंट्स के जरिए साकार हो सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया। भारत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए और इस प्लेटफॉर्म पर हुए इनोवेशन ने लाखों नए अवसर पैदा किए। जनधन, आधार और मोबाइल की जेम ट्रिनिटी कितने ही नए इनोवेशन का आधार बनी है। हमने कोरोना के दौरान भी देखा है कि कैसे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हर काम आसान किया है। जरूरतमंदों तक पैसा भेजना हो, कोरोना से निपटने में जुटे कर्मचारियों तक रियल टाइम गाइडलाइंस भेजनी हो, वैक्सीनेशन का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करना हो, वैक्सीन का डिजिटल सर्टिफिकेट देना हो, भारत में सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ। जिन डिजिटल प्लेटफॉर्म की पीएम मोदी बात कर रहे हैं, उसके पीछे देश में फैला मोबाइल नेटवर्क ही है, जो लोगों तक इसका फायदा पहुंचा रहा है। देश के ज्यादातर शहरों में 5G नेटवर्क का विस्तार हो गया है। गांव देहात में इसके पहुंचाने की पूरी तैयारी की जा रही है। ऐसे में अब इसके बाद भारत 6G नेटवर्क की तरफ रुख कर रहा है। 6G के इनोवेशन के लिए सरकार ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। सरकार का मानना है कि जो देश दूर संचार क्षेत्र में आगे होगा, वही आने वाले सालों में विकसित राष्ट्र बन सकेगा। लिहाजा इस टेक इवेंट में 6G के साथ बहुत सी चीजों पर फोकस रहने वाला है। इस इवेंट में भारत में तैयार हो रही 6G टेक्नोलॉजी पर नई अपडेट्स मिलने की उम्मीद है। 6G टेक्नोलॉजी के अलावा AI यानी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, क्लाउड एंड एज कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, Xiaomi कंपनी का नया स्नैपड्रैगन 4S जनरेशन 2 प्रोसेसर पर काम करने वाले फोन की झलक और 900 से ज्यादा स्टार्टअप कंपनियों की लेटेस्ट इनोवेशन भी देखने को मिलेगी। मोदी सरकार 6G नेटवर्क लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने कई विदेशी संस्था और कंपनियों के साथ टाई अप किया है, जो 6G नेटवर्क विकसित करने में मदद करेगी। मुझे याद है जब मैं 10 साल पहले डिजिटल इंडिया का विजन देश के सामने रख रहा था, तो मैंने कहा था कि हम टुकड़ों में नहीं बल्कि होलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना होगा। तब हमने डिजिटल इंडिया के 4 पिलर्स की पहचान की थी। पहला, डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी देश के कोने कोने तक पहुंचे। तीसरा, डेटा सबकी पहुंच में होना है। और चौथा,
डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमने इन 4 पिलर्स पर एक साथ काम करना शुरू किया और हमें इसके नतीजे भी मिले। फ्रेंड्स, हमारे यहां फोन तब तक सस्ते नहीं हो सकते थे जब तक हम भारत में ही उनको मैन्युफैक्चरर न करते। 2014 में भारत में सिर्फ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, आज 200 से ज्यादा है। मोदी सरकार की कोशिश भारत के हर कोने तक इंटरनेट को पहुंचाना है, लिहाजा सरकार इसके लिए हर कोशिश भी कर रही है। सरकार ने इसके लिए कई योजनाएं भी लॉन्च की हैं और अब 6G टेक्नोलॉजी पर काम करके मोदी सरकार दुनिया को सबसे पहले इसकी सौगात देने में लगी हुई है। तो एक तरफ जहां भारत की टेक्नोलॉजी का डंका पूरे देश में बज रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत और कनाडा के बीच डिप्लोमेसी के लेवल पर तकरार चल रही है। कनाडा को लेकर केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। इसके पीछे का कारण कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलना है। हालांकि भारत के खिलाफ जहर उगलना उन्हें भारी पड़ता दिख रहा है। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक देश छोड़ने का समन भी भेज दिया गया। क्या भारत कनाडा विवाद और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत के खिलाफ बगावती बोल के पीछे का सियासी रण और कारण क्या है, इस रिपोर्ट को देखिए और विस्तार से समझने की कोशिश करिए। As Prime Minister, it is my responsibility to provide reassurance to those who are feeling their safety has been compromised, but most importantly, it is my responsibility to take action and to never hesitate in doing what is necessary to protect Canadians. भारत और कनाडा के बीच के रिश्ते पहले से ही तल्ख चल रहे हैं। ऐसे में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस बयान ने उस तल्खी को चरम पर पहुंचाने का काम किया है। डिप्लोमेसी के लेवल पर दोनों ही देश खुलकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। कनाडा से रिश्तों के तनाव के बीच भारत ने कनाडा के हाई कमिश्नर स्टीवर्ट रॉस व्हीलर समेत 6 कनाडाई डिप्लोमैट्स को देश से निकालने का डिसीजन भी ले लिया है। भारत ने सोमवार को कनाडा से अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया। साथ ही भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को 19 अक्टूबर तक देश छोड़ने का समन भेज दिया है। भारत सरकार ने उन्हें 19 अक्टूबर की रात 12 बजे तक किसी भी तरह भारत छोड़ने को कहा है। इधर भारत के इस कड़े रुख के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की बौखलाहट साफ जाहिर हो रही है। I know the events of the past year and today's revelations have shaken many Canadians, particularly those in the Indo-Canadian and Sikh community. Many of you are angry, upset, frightened. I get that. This shouldn't happen. Canada and India have a long and storied history rooted in people-to-people ties, business and trade. But we cannot abide by what we're seeing right now. Canada fully respects the sovereignty and territorial integrity of India. We expect the Indian government to do the same for Canada. जस्टिन ट्रूडो का ये बयान भारत और कनाडा के बिगड़ते सबूतों का कारण भी है, सबूत भी है और कनाडा जैसे लोकतंत्र के कमजोर प्रधानमंत्री की मजबूरी भी दिखाता है। बीते साल कनाडा में खलिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से ही दोनों देशों के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। कनाडा लगातार निज्जर की हत्या की साजिश के आरोप भारत पर लगा रहा है, लेकिन भारत जैसे ही उससे सबूत मांग रहा है, कनाडा चुप्पी साध ले रहा है। ताजा विवाद भी उसी मामले से जुड़ा हुआ है। कनाडा की ट्रूडो सरकार ने रविवार को भारत को भेजी एक चिट्ठी में भारतीय हाई कमिश्नर और कुछ दूसरे डिप्लोमैट्स को कनाडाई नागरिक की हत्या में संदिग्ध बताया। कनाडा के इन आरोपों के पीछे ना तो कोई तर्क है, ना ही सबूत, लिहाजा भारत ने न सिर्फ इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की बल्कि कड़े एक्शन भी लिए। लेकिन सवाल ये है कि कनाडा को अचानक कैसे फिर से ये मुद्दा याद आ गया, वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे विवाद की टाइमलाइन को समझ लेते हैं। 18 जून 2023 कनाडा के सरे शहर में निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 18 सितंबर 2023 कनाडा ने भारत सरकार पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया।
19 सितंबर 2023 भारत ने कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट को निकाला। 20 सितंबर 2023 भारत ने कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने को कहा। 21 सितंबर 2023 भारत ने कनाडा के लोगों के वीजा सस्पेंड की। 23 सितंबर 2023 जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भारत ने कुछ दिन पहले सबूत शेयर किए थे। 13 अक्टूबर 2024 कनाडा ने भारत को चिट्ठी लिखकर हाई कमिश्नर संजय वर्मा समेत अन्य डिप्लोमेट को मामले में संदिग्ध बताया। 14 अक्टूबर 2024 भारत ने हाई कमिश्नर समेत और डिप्लोमेट्स को वापस भारत बुलाया। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी समर्थक था और उसकी हत्या के बाद बीते 1 साल से भारत और कनाडा के संबंध दिनों दिन खराब होते चले गए हैं। कनाडा के पीएम इसको लेकर लगातार भारत पर जहर उगलने का काम कर रहे हैं, लेकिन ट्रूडो के इन झूठे आरोपों की भद्द उन्हीं की मीडिया ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीट दी जिसमें ट्रूडो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। Tonda McCharles, Toronto Star. Sir, given the magnitude of the diplomatic disruption that's happened now, I wonder if you can give us some clarity, because while I think I'm trying to read into what you're saying, that these 6 diplomats were sharing information with others. Are those others the criminal organizations, the so-called agents of India, or are you saying the actual diplomats and consular officials were actively involved in the events? And one other clarity, if you could provide in terms of the time frame you're talking about. Is it over the last 4 weeks? Is it since the last 2 years? Just some clarity on those 2 things. As the RCMP Commissioner pointed out this morning, these are ongoing investigations that are already before the courts in some situations and will end up in trials in the coming months in other situations. So what the RCMP can share and the details of this are extremely limited. As those trials unfold, much more will be known. सुना आपने, जस्टिन ट्रूडो खुद मान रहे हैं कि अभी उनके पास इन आरोपों की पूरी जानकारी नहीं है। ये वही घिसे पिटे आरोप हैं जो कनाडा बीते 1 साल से भारत पर लगा रहा है। लेकिन सवाल है, ट्रूडो ने अचानक से ये पैंतरा क्यों चला है? दरअसल अगले साल अक्टूबर में कनाडा में संसदीय चुनाव होने वाले हैं और कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों को सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। और पिछले ही महीने ट्रूडो सरकार ने शामिल खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह की एनडीपी पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। ऐसे में ट्रूडो का एक कदम खालिस्तानी वोट बैंक को लुभाने का सियासी पैंतरा माना जा रहा है। कनाडा की कुल आबादी करीब 3.89 करोड़ है। कनाडा की कुल आबादी का 5% यानी करीब 18 लाख भारतीय हैं, जिनमें कुल आबादी के 2% यानी 7 लाख से अधिक सिख हैं। कनाडा का ट्रूडो सरकार फिलहाल कॉस्ट ऑफ लिविंग, खराब हेल्थ सर्विस सिस्टम और बढ़ती अपराध दर की वजह से देश में लोकप्रियता के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है और देश में अपनी लोकप्रियता के गिरते स्तर को देखते हुए ट्रूडो ये सारा खेल रचा रहे हैं। कनाडा में खालिस्तानी समर्थक गुट जमकर फल फूल रहे हैं। ऐसा सिर्फ हम नहीं, कनाडा की पुलिस खुद मान रही है। आप खुद सुन लीजिए। I'm just going something from Boz News. We just heard today that India is targeting, using the terminology I'll share, the South Asian diaspora. To be more specific, is the main target of transnational repression or foreign interference and organized crime, including what we just heard, extortions, actually the Sikh Canadian community? So yes, I mean, it is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada, or members of the pro-Khalistan movement. कनाडा की पुलिस के इस बयान से ये तो साफ हो गया है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार अपनी धरती पर कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा दे रही है। पिछले साल कनाडा की धरती पर मारे गए खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर को भी भारत ने आतंकवादी घोषित किया है और जब तक कनाडा की मौजूदा सरकार प्रो खालिस्तानी एक्टिविटी को बढ़ावा देती रहेगी, तब तक भारत से उसके रिश्ते सुधरने की गुंजाइश तो नहीं है। तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो अपनी सियासत को चमकाने के लिए भारत के खिलाफ बगावती सुर अपना रहे हैं। बात सियासत की हो रही है तो एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर भी है। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। यूपी में 10 की जगह महज 9 सीटों पर तारीखों का ऐलान क्यों हुआ है और 9 सीटों पर कब चुनाव होने, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में है। By elections, we have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the
elections this time. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC, where because of the festivities and some reason, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule. 13th November would be date of poll. चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में से 9 पर मतदान और मतगणना की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यूपी की एक सीट चुनाव आयोग की लिस्ट में नहीं है। यूपी में 9 विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव आयोग की लिस्ट में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का जिक्र नहीं। उपचुनाव की 9 सीटों पर नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। यूपी की करहल, कटेहरी, कुंदरकी, खैर, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, फूलपुर और मंझवा सीट पर उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग की लिस्ट में मिल्कीपुर का नाम नहीं होने से यूपी में सियासी बवाल होना तय है, लेकिन मिल्कीपुर सीट का नाम नहीं होने का कारण भी समझ लीजिए। मिल्कीपुर सीट को लेकर चुनाव याचिका कोर्ट में दाखिल है। 2022 में हुई विधानसभा में मिल्कीपुर से जीते सपा नेता अवधेश प्रसाद के निर्वाचन के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी ने याचिका दायर की थी, जो अभी अदालत में लंबित है। इस सीट पर पहले अवधेश प्रसाद विधायक थे, जो अब सांसद बन गए हैं। अवधेश प्रसाद की सीट छोड़ने के बाद से मिल्कीपुर सीट खाली है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर वकील रुद्र विक्रम सिंह ने दावा किया है कि वो 2022 में मिल्कीपुर से बीजेपी प्रत्याशी रहे बाबा गोरखनाथ के वकील हैं और उन्होंने दावा किया है कि वो बुधवार को अपनी याचिका वापस ले लेंगे। अगर इन दावों में सच्चाई है तो याचिका की वापसी के बाद देखना ये होगा कि चुनाव आयोग मिल्कीपुर में भी यूपी की बाकी 9 सीटों की तरह 13 नवंबर को मतदान कराने पर क्या फैसला लेता है। तो प्रदेश में एक तरफ जहां चुनावी बिगुल बच चुका है, वहीं दूसरी तरफ बहराइच अभी भी हिंसा की आग में झुलस रहा है। सीएम योगी ने आज बहराइच हिंसा में अपनी जान गंवाने वाले रामगोपाल मिश्र के परिजनों से मुलाकात की। सीएम ने परिजनों को न्याय का आश्वासन भी दिया और मुआवजे का ऐलान भी किया। बहराइच की हालिया स्थिति पर एक रिपोर्ट बनी, वो आप रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में रोती, बिलखती और लाचार वो मां है जिसने 2 दिन पहले ही अपनी जवान बेटी को खो दिया। बगल में बेबसी की हालत में बैठकर हाथ मलते पिता बैठे हैं, जिनकी बुढ़ापे की लाठी छिन गई है। तस्वीर में घूंघट की आड़ में जो महिला दिख रही है वो अपनी मेहंदी का रंग फीका होने से पहले ही विधवा हो चुकी है। इन तस्वीरों में मायूसी है और बेबसी भी। ये परिवार यूपी के बहराइच में हुई हिंसा में जान गंवा देने वाले गोपाल मिश्र का है। इस परिवार की अब एक ही आस बची है और वो आस न्याय की है। और उस न्याय की आस की दरखास्त लिए ये पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचा था। दिवंगत रामगोपाल मिश्र के परिजनों ने मांग की है कि जैसे उनका बेटा मारा गया, उसके हत्यारों को भी वैसे ही ठीक सजा होनी चाहिए। सीएम योगी न सिर्फ परिजनों की बात सुनी, बल्कि आश्वासन दिया है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। सीएम ने लिखा कि जनपद बहराइच की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में काल कवलित हुए युवक के शोक संतप्त परिजनों से आज लखनऊ में भेंट की। दुख की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। आश्वस्त रहे, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना यूपी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस घोर, निंदनीय और अक्षम्य घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित परिवार जब सीएम योगी से मिलने गया तो उनके साथ बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार से बात की, संवेदना व्यक्त की
और संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ 10 लाख रुपया पीड़ित परिवार को सहायता, मुख्यमंत्री आवास, अगर अंत्योदय कार्ड नहीं है तो अंत्योदय कार्ड और जो भी सुविधाएं हैं वो सब देने का आश्वासन और बड़ी से बड़ी कार्रवाई घटना करने का वादा। सीएम योगी से मिलने के बाद पीड़ित परिवार भी संतुष्ट है। परिवार का कहना है कि जिस आश्वासन की उन्हें जरूरत थी उससे वो पूरी तरह से संतोषजनक है। मेरा नाम किशन मिश्रा है और हम भोपाल के छोटे भाई हैं चचेरे। हम आज आए, सीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई। जो आश्वासन उन्होंने दिया है वही आश्वासन की हमें ज़रूरत थी और उन्होंने कहा है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आर्थिक हो सकेगा वो भी हम करेंगे। इसमें एक आवास की भी बात की है और शायद हमारी भाभी के लिए कुछ जॉब के लिए भी बात किए हैं और लगभग 10 लाख रुपए की राशि देने के लिए भी कहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो आश्वासन उन्होंने दिया है उससे हम संतुष्ट हैं पूरी तरीके से। महसी के महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव गोलीबारी में रामगोपाल मिश्र की मौत के बाद अभी भी तनाव बना हुआ है। सरकार की उच्च स्तरीय जांच चल रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि वो दोषियों को बख्शेगी नहीं। बहराइच का जो घटना है सरकार ने बहुत गंभीरता के साथ लिया है। उच्च स्तरीय जांच चल रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जो शरारती तत्व हैं, अपराधी तत्व हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है। कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है, उस पहलू की जांच की जा रही है। जो लापरवाही पुलिस ऑफिसर्स द्वारा बरती गई है उसकी भी जांच हो रही है। जो भी दोषी होगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। और जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित परिवार है, हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। एक तरफ सरकार जहां दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है, बहराइच में शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश में लगी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस पर सियासत का कोई अवसर नहीं छोड़ना चाह रहा है। घटना के बाद से सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है। मैं पहले से आप लोगों से बोल रहा हूँ। ये आप बहराइच के अंदर जिस तरीके की घटनाएं घटी, अगर प्रशासन सरकार जागृत रहती, जान रही है कि दुर्गा पूजा का माहौल चल रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को मजबूत करना, चुरुस्त करना, एक्स्ट्रा फोर्स लगाना चाहिए था। सारी व्यवस्था करते। मैं समझता हूँ कि आज बहराइच नहीं जलता, दंगा नहीं होता और कोई घटना नहीं घटती। ये पूरी तरीके से सरकार की फेवर है और जंगल राज का जुलूस हो, चाहे वो मंदिर की तरफ से निकल रहा हो, चाहे मस्जिद की तरफ से निकल रहा हो, सभी जाति धर्म के लोगों में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के लोगों पे सरकार बहुत संवेदनशील है और ध्यान रख के बिल्कुल स्पेसिफिकली कौन है वो असामाजिक तत्व, उसकी जांच करके उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, माहौल को खराब नहीं करने दिया जाएगा। बहराइच में रविवार की रात मां दुर्गा के मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में गोपाल मिश्र नाम के युवक की अराजक तत्वों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बहराइच में हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद प्रशासन दिन रात बहराइच में गश्त कर रही है। हरदी और महसी के 20 किलोमीटर क्षेत्र में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। प्रभावित इलाकों में आधार कार्ड देखकर ही एंट्री दी जा रही है। इलाके में आरएएफ, पीएससी और स्थानीय पुलिस तैनात है। जिन घरों में तोड़फोड़ की गई है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। अफवाहों को रोकने के लिए जिले में 16 अक्टूबर तक इंटरनेट बंद है। वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस ने आगजनी करने वालों की पहचान शुरू कर दी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश समेत सीनियर पुलिस ऑफिसर अभी बहराइच में है। बहराइच अभी भी हिंसा की आग में झुलस रहा है। फिलहाल सरकार और प्रशासन बहराइच में स्थिति को नियंत्रित करने में जुटा है। बहराइच हिंसा में अब तक 30 लोगों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा जा चुका है। वीडियो के आधार पर बाकी उपद्रवियों की पहचान भी की जा रही है। और बहराइच में जहां हिंसा करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठी है, तो वहीं दिल्ली में अब दिवाली से पहले पटाखों पर बैन लगाने पर आम आदमी पार्टी सवालों से घिर गई है। आतिशी सरकार ने आतिशबाजी पर बैन लगाया तो कई हिंदू संगठन आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गए। पूरा मामला देखिए आप। आतिशी सरकार ने आतिशबाजी पर लगाया बैन, दिल्ली में प्रदूषण से मिलेगा चैन।
अधिकारियों को निर्देश देती हुई दिख रही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को अब राजधानी में प्रदूषण का डर सताने लगा है। दशहरे के दिन दिल्ली में इतने पटाखे फूटे कि अगले दिन रविवार की सुबह तक दिल्ली धुंध की चादर से ढक गई। शनिवार को जहां दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से लेकर 200 के बीच था, तो वहीं रविवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 277 से 356 तक पहुंच गया, जो सेहत के लिए बेहद हानिकारक है। रावण दहन के बाद भी दिल्ली वालों ने पटाखे जलाना नहीं छोड़ा और ऐसा तब हुआ जब हाल ही में दिल्ली सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। दिल्ली में इस बार मनेगी बिना पटाखों वाली दिवाली। दिवाली से पहले दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए पटाखों पर बैन लगाया गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर बैन लगाया है। सरकार के आदेश के मुताबिक पटाखे बनाने, उन्हें स्टोर करने, बेचने और इस्तेमाल पर बैन है। पटाखों की ऑनलाइन डिलीवरी भी प्रतिबंधित रहेगी। इसमें ग्रीन पटाखे भी शामिल हैं। इस बैन को सख्ती से लागू कराने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है। दिल्ली पुलिस हर रोज इसकी रिपोर्ट डीपीसीसी को सौंपेगी। आतिशी सरकार के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि इस साल दिल्ली में दिवाली बिना पटाखों की ही मनाई जाएगी। लिहाजा आतिशी सरकार के इस फैसले का हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार को हिंदू विरोधी बताया है। मैं जानना चाहता हूं कि ये पटाखे जिनको इस समय जब दिवाली आती है तो जहरीले हो जाते हैं, और जब इनके नेता जेल से बेल पर आते हैं तो उसमें अमृत वर्षा होती है। अजीब सी बात है। मतलब हिंदू त्योहारों से चिढ़ है, हिंदू मान्यताओं से चिढ़ है, हिंदू संस्कृति से चिढ़ है। आखिर है क्या, समझ में नहीं आता। आम आदमी पार्टी एक हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी पार्टी, और उनका गठबंधन भी उसी प्रकार का है कि दिवाली पर तो पूर्ण तरीके से प्रतिबंध है पटाखों पर 1 जनवरी का, परंतु जब उन्हीं के नेता कंडीशनल बेल से बाहर आते हैं, शराब घोटाले में लिप्त हैं, तो उनके लिए फटाखे बजाना, तो वो फटाखे सेकुलर भी होते हैं और वो फटाखे नॉन पोल्यूटिंग भी होते हैं। राजधानी दिल्ली में दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ने हैं, ये बात दिल्ली वालों को हर साल याद दिलाई जाती है और इसके पीछे का कारण दिल्ली के बिगड़ते वायु प्रदूषण को माना जाता है, जो कि सही भी है, क्योंकि दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण से जो हाल होता है उसके कारण लोगों की जान पर आ बनती है। लेकिन इस बार इस पर सियासत गर्म है, वो भी आपको समझाते हैं। पटाखों के बैन पर क्यों गरमाई सियासत? हिंदू संगठनों का कहना है कि दिवाली साल में एक बार आती है, तो क्या हिंदू समाज अपना त्योहार ना मनाए? अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर आपने ही खुद पटाखे फोड़े थे। बीजेपी इस पर सवाल भी उठा रही है। राजधानी दिल्ली में जर्जर सड़कें, कचरे की अवैध डंपिंग, टूटे फुटपाथ वायु प्रदूषण बढ़ने के कारणों में शामिल है। बीजेपी का आरोप है कि आप इस पर ध्यान नहीं दे रही है। IIT दिल्ली के एक अध्ययन में कहा गया था कि अगर इन कारणों को नियंत्रित कर दिया जाए तो PM 2.5 की मात्रा में हद तक कमी आ सकती है। दिल्ली में MCD की ताजा सर्वे में यह खुलासा हुआ है कि करीब 500 किलोमीटर सड़क जर्जर हालात में है। ऐसे में साफ है कि दिल्ली के प्रदूषण की समस्या धूल की वजह से बरकरार रह सकती है। तो अब ये भी चिंता का विषय है कि दिल्ली की धूल पर लगाम कैसे लगेगी, क्योंकि दिवाली तो साल में एक बार आकर चली जाती है, जबकि सभी समस्याएं तो 365 दिनों की है, जिनसे होकर ही दिल्ली वालों का हर रोज गुजरना है। लिहाजा अब हिंदू संगठन सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि दिवाली साल में एक बार होती है, जबकि प्रदूषण की जो समस्याएं हैं उनका आतिशी सरकार क्या कर रही है। सिर्फ पटाखे बैन करने से थमेगा वायु प्रदूषण? दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों से हर दिन प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली में चल रहे कारखानों से हर रोज प्रदूषण निकलता है। पराली और जीवाश्म ईंधन जलाने से हर साल प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने से दिल्लीवासियों को कई तरह के फेफड़े और सांस के संबंधी बीमारी भी हो जाती है। लिहाजा सियासत से हटके ये सवाल तो लाजमी हो ही जाता है कि क्या सिर्फ दिवाली पर पटाखे बैन करके दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाया जा सकता है?
तो एक बार फिर बात चुनावों की कर लेते हैं। अब से कुछ देर पहले हमने उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के उपचुनाव की जानकारी दी थी, खबर दिखाई थी, लेकिन अब आज चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनकी तारीखों का ऐलान कर दिया है। किन किन तारीखों पर महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होंगे और कब रिजल्ट आएगा, कब कहा जा सकता है कि परिणाम आएंगे, उसको लेकर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। वहीं झारखंड 81 सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव होगा। झारखंड में पहले चरण में 13 नवंबर और दूसरे चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। दोनों ही राज्यों के नतीजे एक साथ 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 है, जबकि झारखंड में बहुमत का आंकड़ा 42 है। तारीखों के ऐलान के बाद हर दल ने दोनों ही राज्यों में अपनी अपनी जीत के दावे भी शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र में एनडीए और महाविकास आघाड़ी के दावे सुनिए। Maharashtra elections are due, and it is imperative to have the assembly formation before 26th of November. And I am very happy that the Election Commission has announced the poll dates today. 20th November will be the polling, and 23rd will be the counting. And I am very sure that in Maharashtra we will, as the Mahayuti, consisting of the Bharatiya Janata Party, Shiv Sena and the NCP, we will do very well. इंतजार था कब डेट करेंगे या चुनाव करेंगे, चुनाव नहीं करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो चुनाव की घोषणा हुई है, तो हम सब लोग तैयारी में लगे हैं। अब महाराष्ट्र और झारखंड में नेताओं की किस्मत जनता के हवाले है। देखना यह है कि इन दोनों ही राज्यों में जनता किसके हक में देती है फैसला। तो लगातार हम चुनाव की बात कर रहे हैं और ये भी उपचुनाव के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने, लेकिन युवाओं से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखा देते हैं, क्योंकि पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम की वेबसाइट रजिस्ट्रेशन के लिए लाइव हुई और महज 24 घंटे के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गया। ये पीएम इंटर्नशिप योजना है क्या, कौन कौन से युवा जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं और किन किन कंपनियों में इंटर्नशिप कर सकते हैं, इसको लेकर एक रिपोर्ट देखते हैं। पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम की वेबसाइट रजिस्ट्रेशन के लिए लाइव हुई और महज 24 घंटे के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए। सरकार ने दिसंबर तक 1 लाख उम्मीदवारों की इंटर्नशिप का लक्ष्य रखा था। 12 अक्टूबर की शाम 5 बजे रजिस्ट्रेशन खुला। रविवार शाम तक 1,55,109 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया। इंटर्नशिप 2 दिसंबर से शुरू होगी। योजना में 12 महीने तक एक इंटर्न को 5,000 रुपए महीना और वित्तीय सहायता और 6,000 रुपए एक मुश्त मिलेंगे। Our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real life business environment, varied professions and employment opportunities. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance of 6,000 rupees will be provided. Companies will be expected to bear the training cost and 10% of their internship cost from their CSR funds. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस योजना की घोषणा की थी। अब आपको बताते हैं कि इस योजना से युवाओं को कहां-कहां इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। इंटर्नशिप के मौके 24 सेक्टरों में मिलेंगे। तेल, गैस और ऊर्जा सेक्टर में सबसे ज्यादा इंटर्नशिप, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोटिव, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में भी इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप के मौके देश के 37 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 737 जिलों में उपलब्ध है।
अब सबसे जरूरी पहलू के बारे में भी जान लीजिए कि पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए कौन आवेदन कर सकता है। 12वीं के बाद ऑनलाइन या डिस्टेंस पढ़ाई कर रहे छात्र, आवेदन करने वालों की उम्र 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। 8 लाख से अधिक सालाना आय वाले परिवार के सदस्य आवेदन नहीं कर सकते हैं। स्थायी सरकारी नौकरी वालों के परिवार वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं। IIT, IIM, IISER, NID, IIT, NLU जैसे बड़े संस्थान से ग्रेजुएशन करने वाले युवा भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना अगले 5 सालों में देश की टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को 12 महीने की इंटर्नशिप के मौके देगी। सरकार ने सभी 500 भागीदार कंपनियों की पहचान कर ली है। और आपने महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी खबर देखी होगी। अब आपको महाराष्ट्र में हुए बाबा सिद्दीकी के मर्डर से जुड़ी खबर दिखाते हैं। अब इस हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब बिश्नोई गैंग को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। यहां तक कि सवाल बिश्नोई गैंग के अगले टारगेट को लेकर भी उठने शुरू हो गए। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह भी है कि आखिर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर से अपने आपराधिक साम्राज्य को कैसे चला रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर रिपोर्ट। टारगेट बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का डाउट कनेक्शन भी है। सलमान, शाहरुख और आमिर खान जैसे बड़े बॉलीवुड के एक्टर्स से संबंध रखने वाले बाबा सिद्दीकी के मर्डर में जब से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जुड़ा है, तब से पूरी मुंबई में दहशत का माहौल बन गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अगले टारगेट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड का डाउट कनेक्शन भी टटोला जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई जेल के बाहर की दुनिया को कैसे चला रहा है। क्या इसमें जेल से उसकी कोई मदद कर रहा है? क्या पैसों के दम पर वो लोगों को खरीद रहा है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब के नाम पर महज अटकलें ही हैं। इन अटकलों के पीछे की पूरी वजह आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले आपको बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में हुई चौथी गिरफ्तारी के बारे में बताते हैं। पुलिस ने यूपी के बहराइच में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले आरोपी का नाम हरीश कुमार बालक राम और दूसरे का नाम अनुराग है। हरीश कुमार पुणे में स्क्रैप डीलर के तौर पर काम करता था, जो मर्डर का हिस्सा था और इसने ही पैसे और अन्य चीजें मुहैया कराई थी। हरीश कुमार के बुलाने पर ही शूटर धर्मराज कश्यप मुंबई गया था। अनुराग आरोपी धर्मराज का सगा छोटा भाई है और हरीश गाँव का रहने वाला है। आरोपी शिव कुमार गौतम, मोहम्मद जिशान, शुभम लोरकर भी अभी फरार है। 12 अक्टूबर की शाम को मुंबई के बांद्रा में शूटर्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद फेसबुक पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी, जिसके बाद इस हत्याकांड के पत्ते बीतते दिन के साथ खुल रहे हैं। अब इस हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार को लेकर मुंबई पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए हथियार पंजाब से आए थे। बरामद 9mm पिस्टल विदेशी है। शक है कि ये पिस्टल पाकिस्तान या नेपाल से जीशान तक पहुंची है। जीशान अख्तर ने ही आरोपियों को किराए का कमरा और बाकी की चीजें दिलाने में मदद की थी। मौके से पकड़े गए 2 शूटरों के पास 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। उनमें कई नंबर बिना सेफ के डायल में मिले हैं। आरोपी शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा को लॉरेंस गैंग से सिग्नल, टेलीग्राम और स्नैपचैट पर आदेश आ रहे थे। शिवा आ रही जानकारियां बाकी शूटरों से साझा कर रहा था। बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए शूटर्स ने दशहरे का दिन चुना था, जिस दिन मुंबई के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती है। लिहाजा पुलिस इस सवाल का जवाब भी ढूंढ रही है कि आखिर शूटर्स ने इतनी सुरक्षा वाले दिन ही तो क्यों चुना। इसलिए मुंबई पुलिस महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक जांच कर रही है। मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में बाबा सिद्दीकी हत्या के पीछे का जो मकसद सामने आ रहा है, वो अंडरवर्ल्ड में अपना रसूख दिखाने की कवायद जैसा लग रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे सलमान खान और पूरे मुंबई और मायानगरी में दहशत पैदा करना था। मर्डर का मकसद अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम तक संदेश पहुंचाना भी था। हत्याकांड का दाऊद कनेक्शन भी सामने आया है और दाऊद कनेक्शन की जांच जारी है। एक वक्त था जब मुंबई दाऊद की एक आवाज से सहम जाती थी। दाऊद जो चाहता था वो कर लेता था, लेकिन ये वक्त अब खत्म हो गया है और दाऊद मुंबई से भागकर पाकिस्तान छिपा है। वो अभी जिंदा है या नहीं, इस पर कुछ साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कई हत्याओं और आतंकी हमलों में दाऊद कनेक्शन सामने आता रहता है। दाऊद के मुंबई से जाने से मायानगरी ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री ने प्रशासन से लेकर बड़ी हस्तियों तक की नींद उड़ा दी है और अब लॉरेंस बिश्नोई के अगले टारगेट की। तो इन खबरों के साथ न्यूज 360 में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।